हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, उसे अपलोड किया गया है, आपके ग्रुप पर भी शेयर किया हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। डिफरेंट टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट होते हैं, तो आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट। उनमें जो सबसे पहला रीअरेंजमेंट है वो है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या है? सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, ये पिनाकोल और पिनाकोलोन क्या है? तो ये एक तरह के कंपाउंड है। पिनाकोल तो क्या है, डायोल है, एक विसिनल डायोल। विसिनल किसे कहते हैं? दो पड़ोसी कार्बन पर OH ग्रुप लगे हों, तो ये विसिनल डायोल है। और पिनाकोलोन क्या है, एक कीटोन। तो ये देखिए, सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ पिनाकोल क्या है, ये है 2,3 डाइमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डायोल। यहाँ ना दोनों तरफ टर्शरी कार्बन पर OH ग्रुप है, पड़ोसी टर्शरी कार्बन पर भी OH ग्रुप है, 2 मेथिल ग्रुप यहाँ और 2 मेथिल ग्रुप है। ये सिंपलेस्ट है 2,3 डाइमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डायोल। इसे हम कहते हैं पिनाकोल। पिनाकोल को जब किसी एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है, डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है, तो पिनाकोलोन बनता है। पिनाकोलोन कैसे बना है? एक मेथिल ग्रुप शिफ्ट होकर के, माइग्रेट होकर के दूसरे पड़ोसी कार्बन पर चला गया है, OH ग्रुप रिमूव हो गया है और जो सेकंड OH ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। इस तरह से ये पिनाकोलोन बना है। ये एक तरह का रीअरेंजमेंट है, मेथिल ग्रुप का रीअरेंजमेंट यहाँ पर होता है। मेथिल ग्रुप माइग्रेट होकर के दूसरे कार्बन पर जाता है, तो ये एक तो इसमें कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए इसे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी हम कहते हैं। तो कैसे होती है मैकेनिज्म, कैसे होता है ये रीअरेंजमेंट, यहाँ हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ये है पिनाकोल। पिनाकोल को जब एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है H+ के साथ, तो H+ कहाँ जाएगा, जाके जुड़ेगा किसी भी एक OH पर। तो यहाँ पर ये इस OH पर जुड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर है ना, तो ऑक्सीजन पर जाकर के ये जुड़ता है। ये है ऑक्सीजन का लोन पेयर और इस पर जाकर के जुड़ता है और ये पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, बॉन्ड टूटता है, H2O निकल जाता है और हमारा ये बनता है कार्बोनियम आयन। ये है क्लासिकल कार्बोनियम आयन। जो नॉर्मल कार्बोनियम आयन हम पढ़ रहे होते हैं वही है ये क्लासिकल कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। क्लासिकल कार्बोनियम आयन के फॉर्मेशन के बाद जो मैथिल ग्रुप है, कौन सा मैथिल ग्रुप? वो मैथिल ग्रुप जो OH की बिल्कुल अपोजिट साइड में, जो पहले यहाँ OH ग्रुप था, उस OH ग्रुप के बिल्कुल अपोजिट साइड में जो मैथिल ग्रुप है वो माइग्रेट होता है। तो माइग्रेट होता है किस तरह से? ये इस पर, ठीक है। तो ये इस तरह से माइग्रेट होता है, लेकिन ये पूरी तरह से मैथिल ग्रुप हट करके माइग्रेट नहीं होता, निकलता नहीं है। पहले पार्टली इस कार्बन से भी जुड़ा होता है और पार्टली इस कार्बन से भी जुड़ा होता है। इस तरह से ये माइग्रेट होता है, ये यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये है नॉन क्लासिकल कार्बोनियम आयन। इसको हम कहते हैं ब्रिज हेड कार्बोनियम आयन या नॉन क्लासिकल कार्बोनियम। और फाइनली क्या होता है कि ये यहाँ से टूट जाता है और ये CH3 ग्रुप कहाँ आ गया? इस कार्बन पर, और पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट कार्बन पर, ठीक है। अब क्या होता है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो फिर यहाँ आकर के बॉन्ड बनाता है, तो ये डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर। अब चार्ज किस पर आ गया? ऑक्सीजन पर, ठीक है। ऑक्सीजन पर चार्ज आने के बाद H+ रिमूव हो जाता है और हमारे पास हमको मिलता है पिनाकोलोन कीटो पिनाकोलोन, ठीक है। इस तरह से ये इसकी मैकेनिज्म होती है। ये जो रीअरेंजमेंट है ये इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट और इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। तो ये जो रीअरेंजमेंट है वो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है। मॉलिक्यूल के अंदर ही मैथिल ग्रुप का रीअरेंजमेंट होता है। मैथिल ग्रुप टूटता नहीं है, कार्बन से अलग नहीं होता है, बल्कि पार्टली एक कार्बन से निकलता हुआ दूसरे कार्बन पर चला जाता है, तो उसको कहते हैं हम इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है, ये कैसे पता चलता है? ये पता लगाते हैं हम क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट से। क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट क्या होता है? क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं हम कि दो डिफरेंट पिनाकोल लेते हैं। एक पिनाकोल तो हमने ये ले लिया जिसमें 2 मैथिल, ये मैथिल ग्रुप वाला, और दूसरा पिनाकोल ये ले लिया जिसमें मैथिल की जगह हमारे पास फेनिल ग्रुप ले रखा है, C6H5 ग्रुप। दोनों को एक साथ मिक्स कर लिया जाता है, मिक्सचर, और फिर उस पर H2SO4 ट्रीट किया जाता है, डाइल्यूट H2SO4 का, और फिर हम उसका देखते हैं पिनाकोलोन कौन सा बना। तो देखिए यहाँ पर 2 तरह के पिनाकोलोन हमें मिलते हैं। एक पिनाकोलोन जिसमें सिर्फ मैथिल ग्रुप है और दूसरा पिनाकोलोन जिसमें सिर्फ फेनिल ग्रुप है। कोई भी हमें मिक्स प्रोडक्ट नहीं मिलता है। इससे क्या प्रूव होता है कि ये मैथिल ग्रुप या ये फेनिल ग्रुप टूट करके अलग नहीं होते। अगर ये टूट करके अलग होते होते तो क्या होता,
इसमें भी ये यहाँ पर भी मैथिल ग्रुप भी अटैच हो सकता था और यहाँ फेनिल ग्रुप भी अटैच हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमेशा वो मिल रहा है बिल्कुल, ये मैथिल ग्रुप का प्रोडक्ट, तीनों ग्रुप मैथिल है और यहाँ तीनों फेनिल ग्रुप है। इससे ये प्रूव होता है कि ये जो रीअरेंजमेंट वो इंट्रामोलिकुलर, ये वाला, ये इंट्रामोलिकुलर, यहाँ पर कहेंगे इंट्रामोलिकुलर, एक कार्बन से मैथिल ग्रुप अटैच होता है और दूसरे कार्बन से भी उसी समय अटैच होता है। इस तरह इसको भी अपन डॉटेड लाइन के दिखाएंगे और फिर इधर से इधर आ जाता है, ये इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। अगर क्या होता कि ये मैथिल ग्रुप बिल्कुल टूट के अलग होता और फिर इस पर आता तो उसे कहते हैं हम इंटरमोलिकुलर। लेकिन क्योंकि बिल्कुल नहीं टूटा है, पार्टली टूट करके पार्टली इससे जुड़ गया है, नॉन क्लासिकल कार्बोनियम आयन बना है और फिर हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिला है। तो इस तरह से ये प्रूव करता है कि ये जो रीअरेंजमेंट है वो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है। कोई भी रिएक्शन तब होती है जबकि मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बनता है। जो ड्राइविंग फोर्स होता है रीअरेंजमेंट का वो होता है मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन। तो रीअरेंजमेंट तब होगा जबकि जो पहले वाला ओरिजिनल कार्बोनियम आयन से सेकेंड कार्बोनियम रीअरेंज्ड कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल हो। तो यहाँ पर जो अपना ओरिजिनल कार्बोनियम आयन है ये है, ओरिजिनल कार्बोनियम आयन हमारा ये है और रीअरेंज्ड कार्बोनियम आयन ये है। ठीक है, ये दो कार्बोनियम आयन है हमारे पास, ये है ओरिजिनल कार्बोनियम आयन और ये है रीअरेंज्ड कार्बोनियम आयन। रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोनियम आयन या जो ऑक्सोनियम आयन बना वो ये है। तो देखिए ये टर्शरी कार्बोनियम आयन है, ये भी टर्शरी कार्बोनियम आयन है, तो और ये ऑक्सोनियम आयन है। तो टर्शरी कार्बोनियम आयन भी काफ़ी स्टेबल है, तो ये क्यों इसमें माइग्रेशन हुआ और क्यों रीअरेंजमेंट हुआ? जबकि हम कहते हैं कि रीअरेंजमेंट तभी होता है जबकि मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बनता है। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है? देखिए यहाँ पर जो कार्बन है इस पर केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर। और यहाँ देखिए यहाँ पर हालांकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन सभी पर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन, सभी कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6, इस तरह से ये पूरे 8 इलेक्ट्रॉन इस पर दिखाई दे रहे हैं आपके। 2 इसके पास पहले से ही है, ऑक्सीजन पे 4 होते हैं ना, तो 2। तो इस तरह से यहाँ पर पूरे हर एटम के पास अपना ऑक्टेट पूरा है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है बजाय कि इसके, इसलिए ये बनता है, ये मोर स्टेबल ऑक्सोनियम आयन बनता है और रीअरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट है इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को भी मैंने पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि हर ग्रुप इजीली एक ही तरीके से या एक ही स्पीड से माइग्रेट नहीं होते, कुछ ग्रुप जल्दी माइग्रेट होते हैं, कुछ ग्रुप देर से माइग्रेट होते हैं, कुछ ग्रुप नहीं माइग्रेट होते। तो माइग्रेटरी जो एप्टीट्यूड है वो ये है इस रिएक्शन का, फिनाइल सबसे तेज रेट से, तेज गति से फिनाइल होगा माइग्रेट, फिर हाइड्रोजन होगा, फिर एल्किल ग्रुप होगा। जैसे कि यदि हमारे पास ये एक एग्जाम्पल हमने लिया जिसमें एक कार्बन पर एक तरफ C6H5 CH3, C6H5 CH3, अब क्या होगा कि इसमें माइग्रेशन कौन सा ग्रुप करेगा? इनमें से हमें क्या करना है, एक ग्रुप को माइग्रेट करना है, एक ग्रुप माइग्रेट होगा और एक, तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा? C6H5 और CH3 में ये ग्रुप, इसका सबसे ज़्यादा है ना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, तो सब ये ग्रुप माइग्रेट होगा। तो हमारा, और ये कीटो बन गया, COH का ऑक्सीडेशन हो गया, CH3 यहाँ है, C6H5 ग्रुप माइग्रेट हो गया। तो ये हमें प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, इसी तरह यदि ये वाला हम पिनाकोल ले लें, CH3H, अब इन दोनों में से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा है? हाइड्रोजन का। तो यहाँ हाइड्रोजन माइग्रेट होगा, तो CH3 तो रहेगा यहीं, इसका कीटो ग्रुप बन गया और ये जो H है वो माइग्रेट होकर के कहाँ आ गया? यहाँ। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट है वो ये होगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम में जो आपके नीट के एग्जाम में या आपके MSc फाइनल का जो पेपर होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन यदि अनसिमेट्रिकल पिनाकोल हो, ये तो है सिमेट्रिकल पिनाकोल, सिमेट्रिकल मतलब यहाँ C6H5 CH3 और यहाँ भी CH3, यहाँ C6, तो ये इसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल, सिमेट्रिक है ना, ये सिमेट्रिकल पिनाकोल। ये है अनसिमेट्रिकल पिनाकोल। यहाँ पर एक कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप है और दूसरे कार्बन पर 2 C6H5 ग्रुप है। तो क्या होगा अब इसमें, जब हम कंसनट्रेट H2SO4 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, डाइल्यूट मॉडरेटली कंसनट्रेट H2SO4 या कोल्ड कंसनट्रेट H2SO4 या फिर डाइल्यूट H2SO4, तो हमें सबसे पहले जो OH का रिमूवल होगा वो कौन से कार्बन से होगा? तो देखिए 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये OH निकले या ये OH निकले। तो कौन सा निकलेगा? ये निकलेगा, ये वाला निकलेगा। क्यों निकलेगा ये? क्योंकि इसके निकलने से यहाँ पर
पॉजिटिव चार्ज कार्बोनियम आयन इस कार्बन पर आएगा। इस कार्बन पर आने का मतलब दोनों तरफ यहाँ पर C6H5 ग्रुप लगे हुए हैं, है ना। ये बेंजिल कार्बोनियम आयन, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन है। तो रिएक्शन कौन सी होगी, ये वाली, ना कि ये वाली। इसमें क्या किया है हमने, OH ग्रुप कौन सा निकाला है, एल्किल ग्रुप वाला, मैथिल ग्रुप वाले कार्बन से OH को निकाल दिया, तो पॉजिटिव चार्ज किस पर आया, इस पर। तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए कौन सा बनेगा, ये बनेगा। तो प्रोडक्ट फिर क्या होगा, इसका कीटो ग्रुप बन जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये तो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा ये, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही केस है, जो रिएक्शन कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। रिएक्शन कंडीशन अभी हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 या कोल्ड कंसनट्रेट H2SO4। तो कोल्ड कंसनट्रेट H2SO4 में तो वो प्रोडक्ट बनता है जिसमें कि कार्बोनियम आयन, ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन बनता है। यदि हम ऐसा रिएक्शन कंडीशन लें जिससे कि रिएक्शन धीमी हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाए, स्लो हो जाए, तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनेगा जो कि प्रोडक्ट खुद ज़्यादा स्टेबल हो। समझ गए। जब रिएक्शन कंडीशन हमारी नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन है तो क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। काइनेटिकली कंट्रोल्ड का मतलब कि जो वो प्रोडक्ट बनता है जिसमें कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल बने। लेकिन यदि हमारे पास ऐसा जो रिएक्टेंट है या हमारा रिएक्शन मीडियम इस तरह से है कि रिएक्शन स्लो गति से होने, स्लो रेट से हो, तो फिर वो प्रोडक्ट बनता है जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल यानी प्रोडक्ट जिसमें ज़्यादा स्टेबल बनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नॉर्मली तो रिएक्शन होती है, में प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, इसी का ले रहे हैं हम, नॉर्मली तो प्रोडक्ट बनेगा ये। लेकिन यदि एसिटिक एसिड और H2SO4 के साथ रिएक्शन लिया जाए तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये बनता है CH3 CH3 C6H5 C6H5CO। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप मूव हुआ है, C6H5 मूव हुआ है, यहाँ कौन सा मूव हुआ था, CH3। तो ये प्रोडक्ट ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर देखिए दो बेंजिल ग्रुप, ये बेंजिल ग्रुप और ये बेंजिल ग्रुप, ये दोनों दूर हैं, दो अलग अलग कार्बन पर है। स्टेरिकली हिंडर्ड ये प्रोडक्ट नहीं है, ये स्टेरिकली हिंडर्ड प्रोडक्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो गई है, C6H5 C6H5 CH3। तो ये कम स्टेबल प्रोडक्ट है, ये इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि ये हिंड्रेंस इसमें कम है। यहाँ पर C6H5 CH3 CH3 एक कार्बन पर 3 छोटे ग्रुप है, तो ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। तो जब रिएक्शन कंडीशन स्लो होती है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होता है प्रोडक्ट, तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। अब नेक्स्ट है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री आपसे ज़रूर थोड़ा सा आपको ध्यान में होनी चाहिए कि क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि माइग्रेशन है, कौन से ग्रुप का माइग्रेशन होगा। तो हमेशा वो ग्रुप माइग्रेट होता है जिसमें OH ग्रुप जिसका कि कार्बोनियम आयन बन रहा है, और जो सेकेंड ग्रुप है एल्किल या कोई सा भी एक ग्रुप, वो एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर हो, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर हो, वो ग्रुप माइग्रेट। जैसे OH ग्रुप ये है तो इस जगह पर एंटी पोजीशन पर जो ग्रुप होगा वो माइग्रेट होगा, ठीक है। ट्रांस पोजीशन पर जो ग्रुप है वो माइग्रेट होगा। ये था पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। थैंक यू।